प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। चलिए शुरू करते हैं पाठ 2, वर्ण विचार, अंग्रेजी में यानी फोनोलॉजी का। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्रों को देखिए, भालू, लड़का, तोता। तो इन चित्रों के नाम कई वर्णों से मिलकर बने हैं। किस तरह से है देखिए, ये भालू है, भालू को हमने तोड़ा, अलग अलग ध्वनियों में तोड़ा, तो क्या निकल आया? हलंत भा यानी आधा भा प्लस आ प्लस हलंत ला प्लस ऊ, क्या हो गया? भालू। ठीक है, व्यंजन से स्वर को अगर अलग किया जाए तो हलंत में, व्यंजन हलंत में यानी कि आधा हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कितनी ध्वनियां हुई? 4। ऐसे ही इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लड़का को हमने अगर तोड़ा तो 6 ध्वनियों में ये क्या हो गया? टूटा है। हलंत ला प्लस अ प्लस हलंत ड़ा प्लस अ हलंत का प्लस अ। इस तरह से लड़का को हमने तोड़ा तो 6 ध्वनियों में टूटा। ऐसे ही तोता को हमने तोड़ा तो 4 ध्वनियों में टूटा। नहीं, चार चार ध्वनियों में, 4 आवाजों में ये टूटा। क्योंकि देखो, हमारी भाषा अनेक प्रकार की आवाजों से तो बनती है, उनसे जुड़कर ही शब्द बनते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। तो देखिए, ये जो ध्वनियां हैं, ध्वनियों से मिलकर जो शब्द बना, जो ध्वनियां है, इतनी छोटी इकाई है कि इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इनका जो लिखित रूप है, ध्वनियों का जो लिखित रूप है, ये जो रूप है ना, इन लिखित रूपों को ही क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। ठीक है, ना समझ आया? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला देखिए, किसी भाषा के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, 44 वर्ण हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा के जो मुख्य रूप से जो वर्ण है वो 44 है। ठीक है, तो इस तरह से इन्हीं वर्णों को अपने अपने क्रम में, अपने अपने स्थान पे व्यवस्थित ढंग से अगर लगाया जाए, जैसे एक माला में मोती पिरोए जाते हैं, इसी प्रकार जब लगाया जाए तो वर्णमाला कहलाती है। अब ये वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन से? अ आ ई उ ऊ री ए आय ओ औ। ठीक, अब आ जाइए स्वरों के भेद। सबसे पहले हम स्वर सीख रहे हैं। स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। हमने देखे कौन से। अब आ जाइए भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर देखिए, हर स्वर, जिन स्वर को बोलने में कम समय लगता है, सबसे कम समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है, वो हर स्वर कहलाते हैं। इन्हें हर स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ ई उ री, अ ई उ री। अगर इनको याद करने का तरीका बताओ, आई उर, है ना? जब अगर आपके सामने ह स्वर आए तो आप ध्यान रखिए, आई उर यानी अ ई उ री। ठीक, ऐसे अब आ जाइए दूसरे नंबर पे, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, दुगना समय जिसमें लगता है, वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ ई उ ए आए ओ आओ। तो देख रहे हैं आप, इनका उच्चारण करते समय दुगना समय। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिए स्वरों के भेद। अब आइए दूसरे नंबर पर व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। अब क्या है? व्यंजन क्या है? स्वतंत्र नहीं है, इनको जरूरत पड़ती है किसकी? स्वरों की। ये स्वरों के साथ चलते हैं, बिना स्वरों के ही चलेंगे नहीं आगे। ठीक है, इनकी संख्या 33 है। कौन से देखिए, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक तो कौन से कहलाते हैं? ये म तक 25 स्पर्श व्यंजन कहलाती है। जो 25 होते संख्या में म तक, क से लेके म तक, ये कहलाते स्पर्श व्यंजन। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, हमारी जिह्वा यानी हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी अंग को छूकर तब इनका उच्चारण हम कर पाते हैं। यानी कि जीभ का कहीं ना कहीं हमारा स्पर्श होना जरूरी होता है इनका उच्चारण करने के। इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। संख्या इनकी 25 है। देखिए, क ख ग ध अंग, च छ ज झ अया, ट ठ ड ढ ण, त
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं इनमें। अब बाकी देखिए, य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। च, श, स, ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन ये कौन से होते हैं? श, श, स, ह, य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण जो अंतस्थ व्यंजन का होता है, स्वर और व्यंजन के बीच में होता है इनका उच्चारण, है ना, तो इसलिए इस कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया। बाकी ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते में हमारी जो गर्म वायु बाहर निकलती के रूप में, ठीक है, ऊष्म रूप यानी गर्म वायु बाहर निकलना, इसी कारण इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा। अपनी अपनी विशेषताओं के कारण इनका उसी आधार पर इनका नाम पड़ा। अब आ जाइए व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इस तरह से उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन, देखिए अभी जो हमने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े उनके बारे में, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मां तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25। हाँ देखिए, अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? कि पूरी तरह से छूती नहीं है, जबकि स्पर्श में पूरी तरह से छूकर ही उस वर्ण का उच्चारण होगा, पर अंतस्थ में पूरी तरह से नहीं छूती। ठीक है, अगला देखिए, ग, ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। अब हाथ रख के इसका उच्चारण करके देखिए, पता चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, देखो मुख्य रूप से वैसे तो हमारी वर्णमाला में हिंदी के जो मुख्य रूप से है वो 44 वर्ण, पर अन्य वर्णों की भी आवश्यकता पड़ी हिंदी को लचीला बनाने की। ठीक है, वो है अन्य वर्ण, देखते हैं कौन से। अयोग वाहक। अयोग वाहक देखिए बच्चों, जो वर्ण ना तो स्वर वर्णों के साथ आते हैं और ना ही व्यंजन वर्णों के साथ, उन्हें अयोग वाहक कहते हैं। जैसे अंग, चंद्र बिंदु तथा अह, ये तीनों क्या होते हैं? अयोग वाहक होते हैं। ये ना तो क्या है स्वर, ये क्या है? ना तो स्वर है ना व्यंजन। अंग जो है, आप देखिए, अंग इसे अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण नासिका या नाक से होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार बिंदु के रूप में होता है, ऊपर किसी भी व्यंजन वर्ण, किसी भी वर्ण के ऊपर ये बिंदु के रूप में लगता है, इसे व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। जैसे कंघा, बंदर, तो देखो जब इसका उच्चारण होगा तो नाक से होगा, मुंह की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, केवल नाक से इसका ज्यादा जोर होता है उच्चारण करते हैं, मुंह थोड़ा सा खुलता है। अब आ जाइए, चंद्र बिंदु वाला जो होता है इसे कहते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है, इसका चिन्ह इसका चंद्र बिंदु के रूप में होता है। ठीक है, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं, इसका चिन्ह व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे सांप, दान। तो देखिए अब इसमें और दोनों में अंतर क्या है? जब आप चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण करें तो आपका मुख पूरा खुलेगा और नाक का भी प्रयोग होगा, जबकि जब अंकी बिंदी वाले शब्द का आप उच्चारण करें तो उसमें आपका मुख थोड़ा खुलेगा, नाक पे ज्यादा जोर होगा। तो आप इस तरह से अंतर कर पाएंगे और आपको पता होगा कि कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, अब आ जाइए आह। इसमें क्या है? हा की ध्वनि उत्पन्न होती है, हा। ठीक है, इसे विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है, इसका चिन्ह दो बिंदुओं के रूप में व्यंजन के बराबर या वर्ण के बराबर में लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में किया जाता है। आप देखते हैं संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग अधिक होता है, जैसे प्रातः, नमः, स्वतः, दुःख, बीच में द और ख के बीच में ह का उच्चारण। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर, अयुग्म हो गए संयुक्त व्यंजन। जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर अपना रूप खो देते हैं और नया रूप धारण करते हैं, है ना, जब दो व्यंजन जो भिन्न भिन्न व्यंजन जब दोनों मिलते हैं तो एक नया रूप उनका उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 4 संयुक्त व्यंजन है। देखिए बच्चों, पहले अक्षर, फिर है त्र, य और श्र। ये कैसे बने? ये दो व्यंजन से बने, दो वर्णों से मिलकर बने हैं भिन्न भिन्न। जैसे हलंत का प्लस श, हलंत का यानी आधा का प्लस श यानी पूरा श, यानी श यहाँ पर क्या है? स्वर के साथ है और का स्वर रहित है, उसका स्वर सहित। ठीक है, तो इस तरह से हलंत का और श बना श,
शब्द देखिए क्षमा, छतरी, कक्षा, ऐसे त्र, हलन त प्लस र, त्रिशूल, त्रिभुज, तो त्र बना। तो देखा आपने, ये जो आपके व्यंजन संयुक्त व्यंजन होता है, पहला जो आपका वर्ण होता है वो आधा होता है। यह देखिए आधा जा प्लस अया, क्या, ठीक है। ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, इनसे बने हुए शब्द। ऐसे ही श्र, आधा श प्लस र, इससे बने शब्द श्री, श्रीमान, श्रम। तो इस तरह से भिन्न भिन्न वर्णों के मिलने से एक नया रूप जो उत्पन्न होता है वो किसमें जाएंगे, हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब तीसरा आ जाइए अतिरिक्त व्यंजन, अड़ा और अढ़, इसे कहते हैं अड़ा और अढ़। अतिरिक्त व्यंजन है, ये क्रमशः डा तथा ढा व्यंजन के विकसित रूप है, जो इन्हीं से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, ये सदैव शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। कभी भी ये शब्द के शुरू में नहीं होंगे, या तो बीच में होंगे या अंत में। जैसे सड़क, कड़क, तड़क, धड़क, गढ़, पढ़, पढ़ना, चढ़ाई आदि। चौथा आगत वर्ण, हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं के मिल गए हैं। हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषा के मिल गए, जैसे कि देखो जब हमारे देश में बाहर के लोग आए, यूरोपियन आए, व्यापारी आए, तो वो भी अपनी भाषा हमें दे गए, तो उनका शुद्ध उच्चारण हिंदी में नहीं हो पाता था, तो इसलिए हमें अपनी हिंदी को और विस्तृत करने के लिए बाहर की भाषाओं को बाहर की जो विदेशी भाषाओं से हमें कुछ वर्ण लेने पड़े, ताकि हमारी भाषा में उनका उच्चारण शुद्ध रूप से किया जा सके, तो उसे कहते हैं आगत वर्ण। इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए अ जो होता है ओ और आ के बीच का होता है अ, ठीक है। क, ख, ग, ज तथा फ, इस तरह से इनका ही क्या अरबी फारसी के हैं। बाकी अ जो ही अंग्रेजी का आपका वर्ण है, अंग्रेजी के उच्चारण के लिए, बाकी अरबी फारसी का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए पांचवा देखिए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जब एक ही व्यंजन दो बार आपस में मिल जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी समान व्यंजन आपस में जब मिल जाते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए आधा का प्लस का, क्या हुआ, का आधा का और का मिलकर बना, इनसे शब्द देखिए पक्का, चक्का। आधा चा, पूरा चा, यानी कि द्वित्व व्यंजन में पहला जो आपका वर्ण आधा होगा, बाद वाला पूरा। इससे बना शब्द बच्चा, सच्चा, है ना। हमें डबल ध्वनि की आवश्यकता जहां पड़ती, दुगनी। ऐसे आधा ना और प्लस ना, क्या बना, पन्ना, गन्ना। आधा माँ प्लस माँ, या फिर हलंत माँ भी बोल सकते हैं, आधा माँ भी बोल सकते हैं। हलंत माँ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। पता तो है ही हलंत का अर्थ क्या है। अब माँ, निकम्मा। जब स्वर तथा व्यंजन आपस में मिलते हैं तो स्वरों के रूप बदल जाते हैं। स्वरों के इसी बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। यानी कि मूल रूप से स्वर का जो आकार है अपने आप में वो अलग है, और वो व्यंजनों के साथ जब मिलते हैं, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते, तब वो उनके साथ मात्रा के रूप में लगते हैं। हिंदी में केवल 10 स्वरों की मात्रा होती है, स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये व्यंजन में स्वतः ही मिला होता, अपने आप ही पहले से ही ये छुपा होता है, पहले से ही मिला हुआ है प्रत्येक व्यंजन में छोटा अ जो होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्वर व उनकी मात्राएं किस किस प्रकार की है। स्वर, मात्रा चिन्ह और उनसे बने शब्द। आ में कोई मात्रा नहीं है और इससे बना शब्द कल। क और ला को जब आप तोड़ेंगे तो आ उससे बाहर निकल आएगा, बाकी अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों में नहीं दिखेगा। यहाँ कल में आ नहीं दिख रहा है, परंतु है यहाँ पर, ठीक है। और आ, बड़ा आ में एक डंडा होता है, इससे बना शब्द काल। ई की मात्रा किस तरफ होती है, उल्टी तरफ, ठीक है, बाई तरफ होती है। देखिए जैसे इससे बना शब्द किला, बड़ी ई सीधी तरफ, दाई तरफ। कील, छोटा ऊ इस प्रकार होता है ऊपर की तरफ, और इससे बना शब्द कुल, बड़ा ऊ नीचे की तरफ, ऊप, ठीक है। इससे बना शब्द री में इस प्रकार की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे होती है, जैसे कृषि। ए में एक मात्रा होती है, बाकी मूल रूप में कोई मात्रा नहीं होती, परंतु वर्णों व्यंजनों के साथ ही मात्रा के रूप में इस प्रकार होती प्रत्येक व्यंजन के ऊपर। जैसे इससे बना शब्द केला, आई में दो मात्रा व्यंजन के ऊपर। शब्द देखिए कैसा, ओ में एक डंडा एक मात्रा होगी, कोयल। औ में एक डंडा दो मात्रा, शब्द देखिए कौवा। ये हमने देख लिया। चलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
स्वर के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। बदले हुए स्वरूप को मात्रा क्या होती है? स्वर का बदला हुआ स्वरूप जो व्यंजनों के साथ लगता है। अब आ जाइए रा के विभिन्न रूप। अब हमें रा के विभिन्न रूप देखने। रा वर्ण पर उ तथा उ की मात्राएं उसके पेट में लगती हैं। देखो हमने देखा उ और उ की मात्राएं सभी वर्णों पर नीचे की तरफ लगती है, परंतु रा में जो होगा उसके पेट में बीच में लगती है। जैसे देखिए मात्रा के रूप में रा आधा है प्लस उ क्या हो गया? रू। शब्द देखिए रुपया, अरुण, वरुण। अब देखिए रा में बड़ा उ लगेगा तो प्रकार लगेगा बिल्कुल गोल, और छोटा उ लगेगा तो इस प्रकार लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रा प्लस बड़ा उ, रूप, रूस, शुरू। अब आ जाइए रा का प्रयोग कई रूपों में होता है। जैसे देखिए ये रा देखिए रथ, रमन, रस, रसीला। ये तो रा का पूरा पूर्ण स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक रा ऊपर की तरफ लगता है, इसके ऊपर की तरफ प्रत्येक व्यंजन के साथ, जैसे गर्भ, शर्म, कर्म, धर्म आदि। जो ऊपर की तरफ लगता है इसे रेफ कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ लगता है उसे रेफ कहते हैं। जैसे ये वाला जो रा है रेफ है, ये रा का पूर्ण स्वरूप है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर अब रा एक इस प्रकार भी लगता है, क्रम, प्रथम, ग्रह, ब्रश। इस प्रकार का जो रा की मात्रा है वो किसमें लगती है? जिसमें आपके डंडे वाले वर्ण होते हैं। जैसे देखिए का भी डंडे से बना है, प भी, ग भी, इसमें ये लगते हैं। एक रा का रूप ये होता है इस तरह। ये इस रा की मात्रा देखिए, रा का ये रूप भी होता है। जैसे इसके शब्द देखिए ड्रम, ड्रामा, ट्राम, ट्रेन। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहां गोल गोल वर्ण है जिसमें डंडा नहीं है, वहां रा का ये रूप आएगा। ठीक है, इन नीचे वालों को पदेन कहते हैं। ये वाला जो रा का होता है ये रेफ कहलाता है। इनके भी नाम अलग अलग है। ये नीचे वाले दोनों पदेन कहलाएंगे और ये रेफ, और ये रा का तो पूरा रूप है। तो इस तरह से रा अलग अलग रूपों में लगता है। रा के कई प्रकार होते हैं, आपने सीख लिया। चलिए हमने क्या क्या सीखा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जैसे अयोगवाह, अतिरिक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन तथा आगत वर्ण। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। रा का प्रयोग कई रूपों में होता है, हमने अच्छे से देखा जाना। अब बताइए, चलिए बच्चों अभ्यास की बारी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। दूसरा, वर्ण को अन्य किस नाम से जानते हैं? अक्षर। हिंदी में स्वर होते हैं कितने? 11। इनमें स्वर वर्ण है। इनमें स्वर वर्ण क्या है? अ। पांचवा देखिए, इनमें विकसित व्यंजन है। विकसित व्यंजन दोनों सही है, अड़ा और अड़ा। छठा देखिए, इनमें किस स्वर की मात्रा नहीं होती? अ की, छोटे अ की मात्रा नहीं होती। अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप पहले से ही होता है व्यंजनों में। ठीक है, अब आइए खा। खा अभ्यास देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को डैश कहते हैं। स्वतंत्र रूप से कौन? स्वर। अगला, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में डैश स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व। तीसरा देखिए, डैश व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श। चौथा, अंक को डैश कहते हैं। अनुस्वार। पांचवा, अनुनासिक को डैश भी कहते हैं। चंद्र बिंदु। ठीक है, गा देखिए, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सही। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही। क ख ग को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। गलत। क ख व तो उर्दू अरबी को थोड़ा सा हमें
जोर देके इन इन वर्णों का उच्चारण करना पड़ता है। क, ख, ग, ख, ग। ठीक है, अतिरिक्त व्यंजन है गलत, आगत व्यंजन है। ठीक है, वर्णों के कई टुकड़े किए जा सकते हैं, गलत। फिर अगला, दो भिन्न वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, सही। चलिए, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। क, ख, ग, घ क्या है? स्पर्श व्यंजन। या, रा, लावा अंथस। श, श, स, ऊष्म। त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त। ठीक है, तो इनको अपने 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 प्रकार से हमें मेल करना था। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे बच्चों। अगला अभ्यास देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। इनको, इनके सभी वर्ण आपको अलग अलग करके लिखना है बच्चों। जैसे देखिए, घोड़े को हमने अलग अलग करके लिखा, ऐसी तितली को लिखेंगे ता प्लस ई प्लस ता प्लस हलंत में आ प्लस ला प्लस हलंत। अगर मात्रा अलग हो जाती है, स्वर अलग हो जाता है, स्वर अलग हो जाता है तो हलंत में। ठीक है, तितली। ठीक, ऐसे तीसरा देखिए, अजगर को कैसे लिखेंगे? अ प्लस जा, जा में छुपा आ पर बाहर निकल आया, प्लस गा, गा में छुपा आ बाहर निकल आए, और ये गा जो है आपका हलंत वाला हो गया। ठीक है, अब राम, राम में छुपा आ ये भी बाहर निकल आया। ठीक, आपको इस तरह से इनके वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। बाकी दो आप स्वयं करेंगे जिस प्रकार मैंने किया है बच्चों। कि बच्चों, हमने यहाँ पर तोड़ के लिखा व्यंजनों को और स्वरों को अलग करके किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी देखा। ठीक है, तो बाकी आप स्वयं करेंगे तो ये पाठ समाप्त होता है। बाकी अभ्यास आप अच्छे से कीजिएगा पाठ को समझते हुए। अपनी अभ्यास से कमी अभ्यास आपको जरूर करना है। ठीक है, ये अभ्यास आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर करना है। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।